हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, वो है मैनेजमेंट एज अ आर्ट। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ये पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है। तीनों एक साथ पूछ जाते हैं या फिर उसमें थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ता है आपको, या फिर ये पर्टिकुलरली मैनेजमेंट एज अ आर्ट पूछेंगे या मैनेजमेंट एज अ साइंस पूछेंगे, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन पूछेंगे। ठीक है, लेकिन ये आता ही है तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लो और समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि क्या लिखा है। ठीक है, मैनेजमेंट एज अ आर्ट। व्हाट इज आर्ट इन मैनेजमेंट? इट्स अबाउट यूजिंग नॉलेज एंड स्किल्स इन योर ओन वे, एडिंग क्रिएटिविटी एंड पर्सनल स्टाइल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड गेट थिंग्स डन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपका जो भी नॉलेज है, आपके जो भी स्किल्स है, उनको ऐसे वे में यूज करते हैं कि हम हमारी क्रिएटिविटी भी उसमें ऐड करेंगे, हमारे पर्सनल जो स्टाइल होती है वो ऐड करेंगे, और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे, और जो भी हमें चीजें कंप्लीट करनी है, हमारा टास्क कंप्लीट करना, हमारा टारगेट अचीव करना, हमारा गोल अचीव करना है, तो वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमें क्रिएटिव वे में और अपना एक अलग क्या बोलते हो, अपना एक अलग स्टाइल में चीजें करने के लिए ये हमें परमिट करता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एज अ आर्ट में ये आता है। ओके, फिर है नीड बेसिक नॉलेज फर्स्ट। तो ऑब्वियसली कि हमें अपनी खुद की क्रिएटिविटी यूज करने से पहले हमें बेसिक स्किल्स उसके होने चाहिए हमें, और बेसिक नॉलेज हमें उसका होना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट लाइक पेंटर्स लर्न्स अबाउट कलर्स, मैनेजर लर्न थ्योरीज इन मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन, या फिर आप देखोगे आगे लॉजिस्टिक्स, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, बट दे डोंट जस्ट मेमोराइज देम, दे ब्रिंग देम टू लाइफ। तो यहाँ पे जो आर्टिस्टिक वे में मैनेजर्स काम करते हैं, वो ऐसे ही नहीं करते। उनके पास नॉलेज होता है, उनको ये थ्योरीज पता होती है, मार्केटिंग के बारे में, फाइनेंस के बारे में, एचआर के बारे में, और भी बहुत सारे ऑपरेशन होता है, लॉजिस्टिक जैसे मैंने बताया, तो उसकी थ्योरीज उनको पता होती है। लेकिन वो उसको समझते हैं, सीखते हैं, उसको मेमोराइज नहीं करते, उसको रट्टा नहीं मारते, उसको समझ के, उसकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करके, उसको अपने क्रिएटिव वे में सोच के, उनको दे ब्रिंग देम टू लाइफ, मतलब वो प्रैक्टिकल सिनेरियोज में उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज करते हैं। ठीक है, फिर एवरीवन डज इट डिफरेंटली, नो टू मैनेजर्स मैनेज एग्जैक्टली द सेम, एवरी मैनेजर हैज अ यूनिक अप्रोच। तो जैसे हमने ऊपर देखा कि सबकी अलग क्रिएटिविटी है, सबका अलग स्टाइल है, पर्सनल स्टाइल है, तो इसलिए कोई भी कुछ सेम नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे साइंस में है कि आपको जो भी आपकी थ्योरीज है, प्रिंसिपल्स है, मॉडल्स है, सबको सेम फॉलो करने हैं, सेम थ्योरीज को पढ़ना है ना, सेम अप्रोच देखना है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हर एक मैनेजर का अपना एक अलग क्या बोलते हैं, अलग स्किल सेट होता है, फिर उसको अलग वे में उसको वो प्रेजेंट करते हैं ना, अपना अलग एक क्रिएटिविटी लाते हैं, इनोवेशन लाते हैं, आइडियाज अलग अलग जनरेट होती है। तो यहाँ पे सारे जो मैनेजर्स हैं वो अलग अलग वे में डिफरेंटली सोचते हैं, डिफरेंटली काम करते हैं। ठीक है, फिर स्किल्स एंड प्रैक्टिस मैटर, यू गेट बेटर बाय डूइंग विद टाइम एंड ट्रायल। तो ऑब्वियसली ये आर्टिस्टिक वे में जब हम काम करते हैं तो हम सिर्फ थियोरेटिकल चीजें या सिर्फ पढ़ के चीजें नहीं कर सकते, उनको हमें प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। हमें जिस हमने ये पढ़ा बोला था लास्ट क्लास में, नीड्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमने थोड़ा सा पढ़ा था आर्ट के बारे में, तो वहां पे हमने देखा था, हमने समझा था कि जो इंसान एक्सपीरियंस होता है ज्यादा, उसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, 12 साल का एक्सपीरियंस है, और इवन वो इतना क्वालिफाइड भी नहीं है, ठीक है, उसको बेसिक्स पता है लेकिन उसको एक्सपीरियंस ज्यादा है, उसने इतना एक्सपीरियंस है, मतलब उसने बहुत गलतियां भी की होंगी, उसने बहुत सारी नई चीजें भी देखी होंगी, उसने नई चीजों को भी अडॉप्ट किया होगा, अपनी गलतियों से सीखा होगा, दूसरों की भी गलतियां देखी होंगी, सिचुएशंस देखे होंगे, सिनेरियोस देखे होंगे। तो इसलिए जितनी आप प्रैक्टिस करते हो और जितने आप बेटर बेटर स्किल्स डेवलप करते हो और स्किल्स को डेवलप करते हो, तो उतना ही बेटर हमें रिजल्ट दिखता है, बेटर परफॉर्मेंस दिखता है। जितने बार हम ट्रायल करेंगे, जितने बार हम उसको रिपीट करेंगे, उतना हमें बेटर रिजल्ट देखने मिलेगा। ठीक है, फिर क्रिएटिविटी काउंट्स, मैनेजर्स नीड इमेजिनेशन एंड फ्रेश आइडियाज टू हैंडल सिचुएशंस लाइक आर्टिस्ट मिक्सिंग कलर्स टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो जो सारे मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, वो ऐसे ही उन्हें होते हैं नहीं, ठीक है चलो आज ड्यूटी है हमारी, उठ के जाना है और जाके हमारे जो 9 to 5 का जॉब है वो बस करके आना है, यही हमें दिया हुआ है, यही हमें ड्यूटी दी हुई है तो करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजर्स
खुद क्रिएटिव होने चाहिए, खुद उनके पास अलग अलग टाइप के आइडियाज होने चाहिए, अलग अलग टाइप का क्या बोलते हो, एक अलग वे होना चाहिए, उनका अलग थॉट प्रोसेस होना चाहिए, देखने का, सोचने का, काम को करने का। और वो ऐसे मैनेजर्स होते हैं वही ग्रो करते हैं, वही पर्सनली भी ग्रो करते हैं, खुद भी ग्रो करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन भी उनका, जो भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे थे वो भी उनके वजह से ग्रो करता है। ठीक है, फिर है फोकस ऑन रियल रिजल्ट। It's not just theory, the art aims for tangible results, getting goals done, solving problems, motivating people. तो ये सिर्फ theories या बुक्स में या फिर प्रिंसिपल्स जो बुक्स में लिखे हुए हैं, जो theories हमने दिया वो बस हम पढ़ रहे हैं, बस पढ़ ही रहे हैं और उसको थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट बाय आर्ट, मैनेजमेंट एज अ आर्ट कहता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, थेरीज फॉलो कर रहे हैं, प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है वो टैंजिबल होना चाहिए। टैंजिबल मतलब हम उसको मतलब ये देख सकते हैं बेसिकली कि रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, हम उसको हमारे जो भी रिपोर्ट्स आएंगे, स्टेटमेंट्स आएंगे, उसमें देख पा रहे हैं कि ओके, जो भी हमने डिसाइड किया था, जो भी हमने प्लान किया था, जो भी हमने फंक्शंस फॉलो किए, उसमें से उसके वजह से हमारे जो रिजल्ट है काफी पॉजिटिव है। हमारे जो गोल्स थे, हमारे जो एम्स थे, हमारा जो टारगेट था वो हम अचीव कर पाए हैं। जो भी पूरे प्रोसीजर में, पूरे प्रोसेस में फंक्शन जो हम फॉलो कर रहे हैं, है ना, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, है ना, उसको हम सॉल्व कर पा रहे हैं, एक अच्छे वे में, अप्रोप्रिएट वे में सॉल्व कर पा रहे हैं। जो भी डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जो हो रहा है उसको हम सॉल्व कर पा रहे हैं, और लोगों को, हमारे जो स्टाफ है उनको हम मोटिवेट कर पा रहे हैं, उनको मॉनिटर भी कर पा रहे हैं, और साथ साथ में उनको मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, जो रियल टाइम सिनेरियोज में बहुत जरूरी होती है, प्रैक्टिकल सिनेरियो में बहुत जरूरी होती है, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि छोटी चीजें बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये रियल रिजल्ट्स हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए, तो ही हम ऑप्टिमल क्या बोल सकते हैं, रिजल्ट को जनरेट कर सकते हैं, ऑप्टिमल टारगेट को अचीव कर सकते हैं, और हमारा जो मैनेजमेंट है वो एक्चुअल में हमने ओके मैनेजमेंट को फॉलो किया है, मैनेजमेंट हुआ है अप्रोप्रिएट वे में, वो दिखेगा। ठीक है, फिर आता है मैनेजमेंट एज अ साइंस। ठीक है, ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये हमने पढ़ा था, देखा था कि जो मैनेजमेंट बाय साइंस होता है, उनकी जो बॉडी होती है काफी ऑर्गेनाइज्ड होती है, प्रॉपर थेरीज होती है, प्रिंसिपल्स होती है, टर्मिनोलॉजीज होती है, ठीक है, रूल्स होते हैं, पॉलिसीज होते हैं। ठीक है, तो साइंस में प्रॉपर सब कुछ होता है। ठीक है, जो ऑलरेडी थेरीज के अंदर आता है। फिर है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टिंग मेनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन फ्रॉम came from careful observation and experimentation across organization। तो ये जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, ये जो थेरीज क्रिएट की गई है, ये पूरा ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बनाया गया है। मतलब ये टेस्ट करके बनाया गया है, हवा में नहीं बनाया गया कि अच्छा ठीक है ये होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, वो होना चाहिए। अरे पर प्रैक्टिकली क्या, जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करूंगी एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये काम करेगा क्या? तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया हुआ है, ये उन्होंने टेस्ट किया हुआ है, ये ऑब्जर्वेशन के वजह से, ये उनके रिसर्च डेवलपमेंट की वजह से उन लोगों ने ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे प्रिंसिपल्स है वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड और टेस्टिंग किए हुए प्रिंसिपल्स है। ठीक है, फिर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हमने पढ़ा था नेचर में भी कि क्या होता है, मैनेजमेंट लिंक्स एक्शन टू रिजल्ट, गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शन। कॉज, ये कॉज है, इम्प्रूव टीम परफॉर्मेंस, इफेक्ट है। तो हम जो भी काम कर रहे हैं उनका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। जैसे मैं मैनेजर हूँ, अगर मैं प्रॉपर क्लियर इंस्ट्रक्शन देती हूँ मेरे कलीग्स को या मेरे जूनियर्स को कि ये आपको ऐसे ऐसे करना है, उनको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी, तभी ही वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस को, ओवरऑल टीम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो अच्छा आउटपुट मुझे लाके देंगे, मेरे टारगेट अचीव करके देंगे जब मैं उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दूंगी। तो आप समझ रहे हो कि ये एक्शन रिएक्शन टाइप्स है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट कैसे होता है कि जो मैं एक्शन करूंगी उस हिसाब से मुझे रिएक्शन आएगा। ठीक है, तो जो मैं काम करूंगी, जो मैं बोलूंगी उस हिसाब से मुझे आएगा, और ये हम पहले प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट में हमने देखा था वहां पे कि हम प्रिडिक्ट भी करते हैं बहुत बार कि मैं ये काम करूंगी तो उसका ये रिजल्ट आएगा। ओके, तो और भी इसके पॉइंट्स आप ये नोट डाउन कर लो और फिर हम कंटिन्यू करते हैं।
ओके क्लास, तो कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ पॉइंट, यूनिवर्सल बट फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल लाइक डिवाइड वर्क अप्लाई वाइडली येट मस्ट बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन सिचुएशन। तो हमने देखा था, ये पहले भी हुआ है आई गेस। इसका मतलब क्या है, बेसिकली जो प्रिंसिपल है वो है यूनिवर्सल बट वो फ्लेक्सिबल भी है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल है डिवाइड वर्क, ठीक है, जो हमें अप्लाई करना है हमारे थ्योरी के अकॉर्डिंग, हमारे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, लेकिन वो हमारे प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड वर्क काम करेगा क्या, वो हमें देखना पड़ेगा। हमारे कितने डिपार्टमेंट है, हमारे कितने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हमारा कितना पर्टिकुलर एम्प्लॉय ग्रुप है, ठीक है, कितने टीम्स है, तो उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कैसे डिवाइड वर्क काम करेगा या नहीं काम करेगा। मतलब कि थ्योरी तो है बट हमारे सिचुएशन में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशन में ये पर्टिकुलर थ्योरी कैसे काम करेगी, तो वो काफी फ्लेक्सिबल होता है, हम हमारे अकॉर्डिंग चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर लास्ट है एंड इनएग्जैक्ट और सोशल साइंस, because it deals with people, outcomes can't always be predicted perfectly। तो अब कितना भी थेरीज लगा लो, कितने भी मॉडल्स बनाओ, है ना, लेकिन वो मोस्टली ह्यूमन रिसोर्स को लेके अगर हम ये काम करते हैं तो सब लोग अलग अलग होते हैं, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं, सबका क्वालिफिकेशन अलग अलग होता है, स्किल सेट, उनके माइंडसेट अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए उसके वजह से जो भी हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो हमेशा परफेक्ट ही हो या सही ही हो ऐसा नहीं होता है, तो बहुत सारे एरर्स उसमें आ सकते हैं, ठीक है। फिर आता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। देखते हैं क्या है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। has a clear body of knowledge. Management is taught in colleges like BMS, BBA, MBA with structured theories and best practice to learn। तो ये जो मैनेजमेंट है वो एज अ प्रोफेशन भी हम काउंट कर सकते हैं। कब? जब ये मैनेजमेंट के बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज होते हैं कॉलेजेस में, और जैसे अभी बेसिक लेवल पे हम आपके 12th स्टैंडर्ड में सीख रहे हो, ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है, वैसे जैसे आप ग्रेजुएशन में जाओगे, आप इसमें से कोई स्ट्रीम सिलेक्ट करोगे तो आपको मैनेजमेंट स्पेसिफिकली क्या होता है, क्या सब कुछ उसमें चीजें होती है ना, एज अ सब्जेक्ट आपको इंट्रोड्यूस होगा और बहुत सारे थ्योरी प्रिंसिपल आपको पढ़ने मिलेंगी, समझने मिलेगा, एकदम वाइडर वे में ये मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो ये सारे कोर्सेज देते हैं जिसमें स्ट्रक्चर्ड थ्योरीज होते हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है जो हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, ठीक है। फिर है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अवेलेबल। मेनी इंस्टीट्यूट्स लाइक IIMS इन इंडिया ऑफर फॉर्मल डिग्री एंड एग्जाम्स टू डेवलप मैनेजमेंट स्किल्स। तो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो हमें ऑफर करते हैं, अगर मैं पर्टिकुलरली ग्रेजुएट भी हूँ, मास्टर्स भी मेरा हो गया है, या मुझे अभी PhD करनी है तो भी मुझे मैनेजमेंटल सब्जेक्ट में मैं डिग्री अपना PhD कर सकती हूँ, या फिर आप ग्रेजुएट हो तो आप मास्टर्स कर सकते हो, अगर आप 11th 12th में हो तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो हर लेवल पे आपको प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग अवेलेबल होगी। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी है, ठीक है, तो आपको प्रॉपर डिग्री आप हासिल कर सकते हो और आपका जो भी कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप कर सकते हो, आपके मैनेजमेंटल स्किल्स को आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। एंट्री इजंट ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड। अनलाइक डॉक्टर्स एंड लॉयर्स, यू डोंट हैव टू पास अ टेस्ट और हैव अ स्पेसिफिक डिग्री टू बी अ मैनेजर, बट हैविंग वन इज हेल्पफुल एंड ऑफन प्रिफर्ड। मतलब क्या है कि आपको मैनेजर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि ये क्वालिफिकेशंस लेने ही है, आपको पर्टिकुलरली मैनेजमेंट में ही कोर्स करना है या यही डिग्रीज लेनी है, या आपको मास्टर्स भी करना है, बड़े इंस्टीट्यूशन से भी करना है। बहुत बार ऐसे होता है, मोस्टली मिडिल लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब मीडियम स्केल के या स्मॉल स्केल के, वहां पे जो मैनेजर्स होते हैं ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आपके पास ये स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए मैनेजमेंट की या ये होना चाहिए। जो भी आपकी डिग्री होगी उसके हिसाब से भी आप अगर सूटेबल हो, अगर आपका स्किल सेट वैसा है तो आपको वो जॉब पे ले लेते हैं। और एक एग्जांपल है
कि अगर आपको खुद का कोई स्टार्टअप है, कोई बिजनेस है, तो वहां पे आप इनिशियली किसी को क्या बोलते हो हायर नहीं करना चाहते हो, कोई एम्प्लॉई आपके पास उतना फंड्स नहीं है कि आप एम्प्लॉई हायर कर सको, ठीक है, कि आप उसको पे कर सको, तो आप खुद ही मैनेज करते हो चीजों को, तो आप खुद ही मैनेजर होते हो अपनी कंपनी के। तभी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि मेरे पास तो मैनेजमेंट वाली डिग्री नहीं है, मैं तो साइंस से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास तो मैनेजमेंट की कोई डिग्री ही नहीं है, या फिर मैंने बीएससी वगैरह की है मेरे कोर्स में, मैंने ये कॉमर्स वाले स्ट्रीम्स की कोई डिग्री नहीं ली है, कोई कोर्स नहीं किया है, तो मैं कैसे करूंगा? ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे डॉक्टर्स लॉयर्स को होता है कि अगर डॉक्टर डिग्री नहीं लेगा तो हम उसको डॉक्टर बोल ही नहीं सकते, या फिर वो डॉक्टर वाला काम कर ही नहीं सकता, या फिर लॉयर्स भी कोई भी लीगल चीजें नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस नहीं कर सकता बेसिकली अगर वो लॉयर नहीं है तो। बट मैनेजर्स का ऐसे नहीं होता है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, अगर आपने वो कोर्स नहीं किया हुआ है, स्टिल यू कैन बी अ मैनेजर, अगर आपके पास ऐसे स्किल सेट है। ओके, फिर है कंटिन्यू करते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन एग्जिस्ट, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट एंड ऑफर एथिकल गाइडलाइंस, बट ज्वाइनिंग इज वॉलंटरी एंड नॉट लीगली एनफोर्स्ड। तो बहुत सारी, जैसे हमने देखा, ऑर्गेनाइजेशंस है वो अलग अलग अपने मैनेजमेंट की डिग्रीज को ऑफर करते हैं, बहुत अच्छे स्केल पे ऑफर करते हैं, बहुत अच्छे उसमें कंटेंट्स होते हैं, सिलेबस होता है कि आपको डिटेल में प्रॉपर सब इंफॉर्मेशन हो, आप अच्छा सीख सको। लेकिन फिर उसको ज्वाइन करना या नहीं करना भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, वॉलंटरी डिसीजन होता है कि आपको करना है कि नहीं करना है, कोई कंपल्जन नहीं होता, या कोई लीगली ऐसे एनफोर्स नहीं करेगा आपको कि नहीं आपको करना ही है। इवन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस खुद भी, अगर आप समझो ग्रेजुएट हो, अगर आपका कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ है, आप कैंपस से सिलेक्ट होकर कोई ऑर्गेनाइजेशन में गए हो और आपको खुद का करियर और ग्रो करना है और डेवलप करना है, तो खुद एक ऑर्गेनाइजेशन भी फर्दर मास्टर्स की डिग्री वगैरह प्रोवाइड करती है, ठीक है, खुद उनके कोर्सेज होते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वो आपको फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये ज्वाइन करो ही करो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका वॉलेंट्री डिसीजन होगा, आप खुद जाके अगर बोलोगे कि नहीं मुझे करना है तो ही आप करोगे, आपको कोई फोर्स, लीगली कोई फोर्स नहीं कर सकता। Driven by service motive, manager aims to help the organization and society, offering quality, efficiency and value, दो प्रॉफिट रिमेन्स अ की गोल। तो मैनेजर जो होते हैं एक पर्टिकुलर, जब वो एक प्रोफेशनल बन जाते हैं या फिर विदाउट अ क्वालिफिकेशन उनके पास स्किल सेट है, तो मैनेजर एम क्या करता है, उनका मोटिव क्या होता है कि मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन को, मेरी सोसाइटी को बेसिकली क्या ऑफर करूं, क्वालिटी ऑफर करूं, है ना, एफिशिएंसी ऑफर करूं, मेरे वजह से उनके कंपनी में ग्रोथ हो, ठीक है, मैं वैल्यू जनरेट कर सकूं, क्रिएट कर सकूं, तो ये उसके एम होते हैं। लेकिन हमारा फर्स्ट प्राइमरी एम क्या होता है, एक मैनेजर का प्राइमरी एम क्या होता है, प्रॉफिट होता है। बच्चे ये बाकी की चीजें भी वो सोचता है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा या जाऊंगी तो मैं मेरा बेस्ट दूंगा या दूंगी, बहुत सारे टारगेट्स होंगे, उसको मैं अचीव करके दिखाऊंगी, ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होगा, मेरा पर्सनल भी फायदा होगा, मैं सोसाइटी को भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। तो आई होप आपको मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर आते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन जो है वो आप बोल सकते हो हीरो क्वेश्चन है चैप्टर का, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आपको पूछा जाएगा। और हीरो क्वेश्चन मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा, मतलब पता नहीं, ज्यादा मैंने तो हर जगह पे देखा है, अगर ये चैप्टर आता है एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक तो फुल फ्लेज आता है, या फिर क्या बोलते हैं पॉइंट वाइज आता है, उसका जो आपके टेक्स्ट बुक में आपने देखा होगा एक ट्रायंगुलर डायग्राम है कि आप लेवल्स उसके लिखते हो, ठीक है, मैनेजमेंट के, तो वैसे भी बच्चे लिखते हैं, वो वैसे लिखोगे तो बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा कि हाँ उसको पता है, और वो बहुत इजी है। पर जिसको आंसर आता भी नहीं होगा वो भी वो डायग्राम ड्रॉ करता है, तो उसको जो भी मार्क्स है, 2 मार्क्स 1.5 मार्क्स दे देते हैं टीचर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करना ही करना है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही करना है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आएगा, हमको पता है, एक ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हो तो टॉप लेवल में कौन आता है, सीनियर लीडर्स आते हैं,
है ना। सीनियर लीडर्स में कौन होगा, सीईओ, है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर, तो सीएफओ, सीओ, सीएक्सओ, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, तो ये आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। उनके रोल्स क्या होते हैं, वो काम क्या करते हैं, तो वो देखते हैं सेट द लॉन्ग टर्म विजन, मिशन एंड ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका काम क्या होता है कि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका विजन मैं लिखूं, उसका मिशन क्या है मेरे ऑर्गेनाइजेशन का, ओवरऑल क्या मेरे गोल्स है, मुझे क्या अचीव करना है, क्या मेरा टारगेट है, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कहाँ लेके जाऊंगा, कितना ग्रोथ होगा, कितना मैं एक्सपांड करूंगा, ये सब कुछ कौन देखता है ना, कौन मैनेज करता है, ये जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, सीनियर लीडर्स होते हैं, वो देखते हैं। फिर मेक बिग डिसीजन, स्ट्रैटेजीज, बजट एंड पार्टनरशिप्स। तो जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं ना पूरे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे कंपनी के, अगर हम प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, हम ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम सर्विस प्रोवाइडर्स है, तो जो भी हम कर रहे हैं उसके जो मेन एम, उसके जो मेन डिसीजन है ना, उसका मेन जो प्लानिंग है, उसका डिसीजन है, वो कौन करता है, सीनियर लीडर्स करते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स करते हैं। उसकी स्ट्रैटेजी बिल्डिंग हो गई, या बजट फाइनलाइजिंग हो गया, ठीक है, या फिर हमारे कोई भी पार्टनरशिप हो गई, हम किसी के साथ अलायंस कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो वो सब कुछ कौन डिसाइड करता है, कौन उसका मेन क्या बोलते हैं अथॉरिटी किसके पास होती है, वो होती है हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स के पास। फिर कोऑर्डिनेट ऑल डिपार्टमेंट्स एंड कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। तो हमारे अगर ऑर्गेनाइजेशन में समझो 5 डिपार्टमेंट से अलग अलग, ठीक है, तो 5 डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के अंदर लोग कैसे काम कर रहे हैं, फिर नीचे के लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या सारी चीजें वो फॉलो कर रहे हैं, या फिर बाकी सारे डिपार्टमेंट्स का ऑडिट लिया जाता है, मीटिंग ली जाती है, सब डिपार्टमेंट एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं क्या, ठीक है, किसी का कोई पर्टिकुलरली कंप्लेंट है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम में कुछ रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो जो भी है ये कौन कम्युनिकेट करता है, ये टॉप लेवल मैनेजर्स कम्युनिकेट करते हैं सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में, कैसा रिलेशनशिप चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चलना चाहिए, इसकी मीटिंग्स ऑडिट्स लिए जाते हैं, ठीक है। और फिर हमारे जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है उनको भी कौन रिस्पॉन्ड करता है, उनको इंफॉर्मेशन कौन सेंड करता है, वो सब कुछ कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजर करता है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है कि हमें उनको डिविडेंड, मतलब हमारे प्रोफेशनल्स को डिविडेंड मिलने वाला है, या फिर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको हम पब्लिश कर रहे हैं, तो ये सारे जो चीजें हैं वो कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजर करता है। फिर है रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनी सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रेपुटेशन। तो ओवरऑल कंपनी का जो ग्रोथ होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, पर्टिकुलरली टॉप लेवल मैनेजर। उसके सर्वाइवल के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसके गुडविल के लिए, रेपुटेशन के लिए, सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, टॉप लेवल मैनेजर, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ये आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग मिडिल लेवल और लोअर लेवल भी करते हैं, ठीक है। ओके क्लास, तो कंटिन्यू करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन होता है, ठीक है, कौन बेसिकली इंडल्ज होता है, डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, ब्रांच या फिर रीजनल मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, एज अ ब्रिज बिटवीन टॉप एंड फ्रंटलाइन मैनेजर्स। फ्रंटलाइन मैनेजर्स जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होते हैं उसको फ्रंटलाइन भी बोलते हैं। तो क्या करते हैं, बीच में होता है, तो जो नीचे क्या चल रहा है लोअर लेवल पे और जो टॉप मैनेजमेंट क्या कह रहे हैं, उन दोनों के बीच में वो लिंक बनता है, वो एक दूसरे के जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे को बताते हैं। जैसे टॉप लेवल में कुछ डिसाइड किया, मैनेजमेंट ने कोई बजट फाइनलाइज किया, वो एज ए लिंक बनते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए, कि उनको बताएंगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या हुआ, क्या डिसाइड हुआ, क्या बजट फाइनलाइज हुआ, तो आपको कैसे काम करना है। वरएज लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई काम उन्होंने अच्छे से किया है, या फिर कोई टारगेट अचीव किया है, तो ये कौन, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर बताता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजर को। तो दोनों के बीच का जो लिंक है, दोनों के लिए जो भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को ट्रांसफर करता है, तो वो कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। फिर है टर्न स्ट्रैटेजिक प्लान इनटू स्पेसिफिक डिपार्टमेंटल गोल्स। तो जो स्ट्रैटेजिकल प्लान बनते हैं टॉप लेवल पे, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसको कैसे अपने डिपार्टमेंट में हमें क्या चीजें करनी है, वो स्ट्रैटेजी
के हिसाब से, तो वो कौन डिसाइड करता है? मिडिल लेवल मैनेजर डिसाइड करता है। एलोकेट रिसोर्स, हायर ट्रेन स्टाफ एंड गाइड लोअर मैनेजर्स। तो हमें जो रिसोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल है या फिर जो रिसोर्सेज हमें लगेंगे ऑपरेशन में, जो भी हम काम करें प्रोडक्शन में, उसको अवेलेबल करवाना, रिसोर्सेज को प्रॉपरली ऑप्टिमल यूज करना उसका, और हमारे जो भी डिपार्टमेंट में जरूरत है जितने एम्प्लॉयज की, उनको हायर करना, उनको ट्रेन करना, लोअर लेवल पे जो भी काम कर रहे हैं उनको गाइड करते रहना, मॉनिटर करना, ये कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। मॉनिटर परफॉर्मेंस एंड रिपोर्ट प्रोग्रेस अपवर्ड। तो जो भी काम चल रहा है उनके लेवल पे भी, लोअर लेवल पे भी, उसको मॉनिटर करता है, परफॉर्मेंस देखता है कैसे आ रहा है, कैसे चल रहा है, जो भी उनका प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करता है। कोई अगर इश्यूज भी है, प्रॉब्लम्स है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, तो वो भी उसको नोट डाउन करता है और वो बताता है किसको? हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स को बताता है। ठीक है। कोऑर्डिनेट बिटवीन टीम्स टू कीप थिंग्स रन स्मूथली। तो उनके जो डिपार्टमेंट है या उनकी जो टीम्स है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रखता है, उनसे बार बार बात करता है, उनको कुछ चीजें पूछता है, काम हुआ कि नहीं चेक करता है। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है, जो भी रूल्स रेगुलेशन या स्ट्रैटेजी ऊपर डिसाइड किए हुए हैं वो उनको बताता है, ताकि वो भी उसी हिसाब से काम कर सके, है ना, उस वे में काम कर सके। कोऑर्डिनेशन रखता है ताकि जो भी वो काम कर रहे हैं वो काम स्मूथली हो, कोई भी इशू ना आए। ओके। फिर आते हैं लोअर या फिर फ्रंटलाइन मैनेजर्स या फ्रंटलाइन मैनेजमेंट। तो कौन कौन मैनेजर्स होते हैं उधर के? तो सुपरवाइजर्स होते हैं, फोरमैन होते हैं, टीम लीडर्स होते हैं। ठीक है। तो वो क्या करते हैं? ओवरसी डे टू डे एंड डायरेक्ट द वर्कफोर्स। तो जो डे टू डे ऑपरेशन होते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज होती है, उसको देखते हैं, समझते हैं, उनको करते हैं, और उनके साथ जो बेसिकली वर्कफोर्स होता है उनको भी डायरेक्ट करते हैं कि आपको ये करना है, ये मिडिल लेवल वालों ने हमें बताया है, ये मैनेजर्स ने बताया है, हमें ऐसे तरीके से ये काम को पूरा करना है, इतने टाइम ड्यूरेशन में हमको पूरा करना है। तो ये डे टू डे एक्टिविटीज को देखते हैं। ठीक है। असाइन टास्क, मेंटेन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, वो एक टाइम फ्रेम में होना चाहिए, ये बताया गया है तो वो टाइम फ्रेम में ही होना चाहिए। वो इतने अच्छे तरीके से होना चाहिए कि उसकी क्वालिटी हैम्पर नहीं होनी चाहिए, उसकी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये सारे चीजों को ध्यान, ये सारी चीजों का ध्यान लोअर या फ्रंटलाइन मैनेजर्स को रखना पड़ता है। फिर रिजॉल्व इमीडिएट इश्यूज एंड सपोर्ट एम्प्लॉइज। तो इसी लेवल पे ज्यादा क्लैशेस होते हैं, एम्प्लॉइज में इश्यूज होते हैं। ठीक है। तो उनको प्रॉपरली चेक करना, देखना, उन पे ध्यान रखना, है ना। कोई अगर उनको बार बार कोई इश्यू हैम्पर कर रहा है तो उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं वो देखना। ठीक है। क्योंकि अगर वो इश्यू चलता रहेगा तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं बन पाएगी, क्वालिटी नहीं बन पाएगी, और हम बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू नहीं दे पाएंगे। ठीक है। अच्छा आउटपुट जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इमीडिएट इश्यूज को सॉल्व करना काफी इंपॉर्टेंट है। तुरंत जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इंश्योर सेफ्टी, डिसिप्लिन एंड मटेरियल यूज आर मैनेज्ड। ठीक है। तो सेफ्टी, जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर फायर वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉय, जो भी वर्कर्स हैं फायर वर्क कर रहे हैं, तो क्या उनको वो इक्विपमेंट वगैरह यूज करना है वो होना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है। अगर फील्ड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी इक्विपमेंट उनको जरूरत पड़ती है वो उनके पास होना चाहिए, वो रिसोर्स उनके पास होना चाहिए। ठीक है। तो जो भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं पर्टिकुलर एरिया के, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, वो प्रॉपरली फॉलो होने चाहिए। ठीक है। जो भी सेफ्टी टूल्स उनको यूज करने हैं, कोई इक्विपमेंट यूज करने हैं, तो वो उन्होंने यूज करे हुए चाहिए, नहीं तो फिर वो उनको खुद को हार्म, मतलब उनको खुद को हार्म हो जाएगा। ठीक है। कोई इश्यू हो जाएगा कि वो खुद ही कोई प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ठीक है। फिर डिसिप्लिन, रेगुलर डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी कर रहे हैं अपने हिसाब से, मनमर्जी से, है ना। तो उनको प्रॉपरली डायरेक्ट करना चाहिए, और उन्होंने भी डिसिप्लिन के हिसाब से उनका जो भी जॉब रोल है, जो भी काम है वो करना चाहिए। फिर है मटेरियल यूज आर मैनेज। मटेरियल यूजर मैनेज मतलब जो भी रिसोर्सेज उनको एलोकेट किया है वो प्रॉपरली उनको जो जहां पे जिसकी जरूरत है वही एलोकेट करके देना है, और वो उन्होंने अप्रोप्रिएटली उसको यूज करना है, उसको उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए।
फिर है कम्युनिकेट एम्प्लॉय फीडबैक अप टू मिडिल मैनेजर्स। तो जो भी एम्प्लॉयज होते हैं तो उनके कुछ इश्यूज होते हैं या वो कोई पर्टिकुलरली कोई चीज मांग रहे हैं या कोई चीज की डिमांड कर रहे हैं कि उनको ये उनके काम में ये चीज की जरूरत है, हमें ये लाके दो, ये रिसोर्स हमें चाहिए, ठीक है। तो वो सब कुछ वो इनको बताते हैं और ये जो लीडर्स होते हैं वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स को जाके कन्वे करते हैं कि एम्प्लॉयज का ये फीडबैक है, एम्प्लॉयज की ये डिमांड है, ये उनको चाहिए, तो आप ये प्रोवाइड करो, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों भी लेवल समझ गए होंगे कि क्या है बेसिक, उनके रोल्स क्या है वो लिखे हैं हमने, ठीक है। आपकी बुक में काफी थोड़ा पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो एक सिंपलर वे में हमने कोशिश की है कि आपको समझाए। ये हमने चार्ट बनाया है, सेम एग्जाम्पल्स है, आप ऐसे भी बना सकते हो कि आपकी बुक में सिर्फ ये लिखे हुए हैं, तो आप एग्जाम्पल के साथ ये ट्रायंगल ड्रॉ करोगे लेवल ऑफ मैनेजर का तो और बेटर दिखेगा, ठीक है। और ज्यादा इसमें ही आपको 1-1.5 मार्क्स मिल जाएगा। फिर आप जो कंटेंट लिखोगे उसमें आपको बाकी के मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। तो आई होप आपको जो भी हमने कॉन्सेप्ट आज कवर किया है वो आपको क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बिल्कुल हेजिटेट मत करो, आप पूछो, ठीक है। अगर कोई डाउट अगर वहीं पे सॉल्व हो पा रहे हैं, हम बता पा रहे हैं, तो वहीं पे करेंगे या फिर हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो। क्योंकि मोटिव यही है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, आपके पास नोट्स होने चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम स्कोर कर सके, ठीक है। फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको कंटिन्यूस सारे वीडियो आ सके और आप उसको आपके खुद के नोट्स में मेंटेन कर पाओ हमारे साथ। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।